नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैं कोई कांग्रेस पार्टी का विरोधी नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। एक मजबूत विपक्ष का देश में रहना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। आजादी के पहले शुरू हुई, वर्षों पुराना इतिहास है। तो पार्टी की कोई आलोचना नहीं हो रही है। सवाल है एक परिवार की जिस तरह से पूरा आधिपत्य बना हुआ है, उस पर तो स्क्रूटनी होनी अत्यावश्यक हो गया है। आज जो मैं आपके सामने विवरण लेके आया हूं, वो आपके होश उड़ा देगा। और आप हैरान होंगे कि अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के रिजल्ट आने हैं। उस दौरान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तर्ज पे साज कुछ और छिड़ा हुआ है, लय कुछ और दिया जा रहा है, गाने का बोल कुछ और है। ना साज से कोई रिश्ता, ना लय से उसका कोई रिश्ता, ना गाने के बोल से उसका कोई रिश्ता। ऐसा यकायक क्यों हो गया? अभी आपने कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी का एक वीडियो देखा होगा। और वो वीडियो कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से और कांग्रेस के कई नेताओं ने उसे रीट्वीट किया, उसे आगे बढ़ाया, सोशल मीडिया पे उसे स्प्रेड किया, प्रमोट किया। वो वीडियो है अंडमान निकोबार द्वीप द्वीप का, और ये ग्रेट निकोबार जो पूरा इलाका है वहां का। और उसमें राहुल गांधी चलते हुए जंगल में जा रहे हैं, और उसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी इस निकोबार द्वीप को खत्म करने जा रहे हैं, अपने दोस्त को देने जा रहे हैं। अपना दोस्त कौन है? अडानी जी। उनको ये निकोबार द्वीप देने जा रहे हैं, और ये यहाँ की जो इकोलॉजी है, यहाँ की ट्राइबल आबादी है, उनके जीवन को खत्म करने जा रहे हैं। एक प्रकार से वो इस तरह का वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, और उसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक डिसिप्लिन सिपाही के नाते स्प्रेड करते हैं। उनको करना भी चाहिए। कोई नेता अगर कोई वीडियो ट्वीट कर रहा है या उसे स्प्रेड कर रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो एक कार्यकर्ता की और उनके पार्टी के डिसिप्लिन नेताओं की ये जिम्मेदारी होती है कि उस वीडियो को वो बिना जाने समझे भी उसको स्प्रेड करते रहे। वो कर रहे हैं, करना भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, आप में से कुछ दर्शक जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक पूरी तरह से अनभिज्ञ होंगे कि अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था, वहां मतगणना होनी है, उस पर नजर रखनी चाहिए थी। वहां कोई नजर नहीं है। ये यकायक निकोबार द्वीप क्यों चले गए? छुट्टी मनाने के लिए। असल में ये जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। ये हाफ टाइम पॉलिटिशियन है, फुल टाइम पॉलिटिशियन है नहीं। लेकिन ये सोचते हैं कि चूंकि ये नेहरू परिवार से इनका रिश्ता रहा है, तो और कुछ नहीं, इनको बस बैठे बिठाए इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दे, और सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर के इनको पहुंचा दे। ऑलमोस्ट एक प्रकार से परिवार के, जिस पर प्रधानमंत्री ने एक बार कहा भी था कि ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि एक ही परिवार के इतने सदस्य एक साथ सदन में मौजूद हैं। और वो सोनिया गांधी भी सदन की सदस्य हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, और राहुल गांधी भी हैं। एक बच गए हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी, और वो भी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं संसद सांसद बनने के लिए, संसद भवन पहुंचने के लिए। खैर, सबको अपनी जोर आजमाइश करने का अधिकार है। रॉबर्ट वाड्रा भी कर रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं को पहुंच जाए। हम शुभकामना दें ना दें कोई बात नहीं, हम ना तो 3 में है ना 13 में है। वो कल पहुंच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की इच्छा होगी रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देने की, जनता उन्हें सेलेक्ट करेगी, वो सांसद बन जाएंगे। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? लेकिन मित्रों, आज जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आपकी आंखें खोल देगा और जमीन खिसक जाएगा। जो दर्शक जानते हैं वो तो खैर जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। निकोबार द्वीप के बारे में राहुल गांधी ने यकायक क्यों कहा? वास्तविक स्थिति ये है जरूर कि निकोबार आइलैंड को ग्रेट निकोबार एक प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार के अभी अधीन पड़ा हुआ है, जिसकी टेंडरिंग होनी है।
और उसमें बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियों में इंक्लूडिंग अडानी ने बिड किया हुआ है। वो अभी तक ये प्रोजेक्ट किसी को मिला नहीं है। अब ये ग्रेट निकोबार द्वीप प्रोजेक्ट है क्या? ये संक्षेप में बता देते हैं और फिर राहुल गांधी का ये असामयिक वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पे वायरल करना क्यों हुआ है? इसके पीछे एक राज बड़ा गहरा है जो 2008 में जाता है। 7 अगस्त याद कर लीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी जो मैं बताऊंगा वीडियो में। 7 अगस्त 2008 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। लेकिन आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उसका रेफरेंस ये है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत सरकार को करना है और भारत सरकार कोई आज से नहीं कर रही है। ये कांग्रेस के जमाने से यूपीए सरकार में भी इस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करने की अनुमति मिली थी और वो इस पर विचार हो रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? याद रखिएगा 7 अगस्त 2008 की तारीख, वो मैं बताने वाला हूं। तो आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उसका रेफरेंस ये है कि भारत सरकार जल्द ही ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने वाली है। 80,000 करोड़ रुपए का यह मामला है। प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप से ये पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड होना है। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? प्रोजेक्ट है पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड को डेवलप करना और समुद्र पर एक बृहत्तर पोर्ट बनाना। और जैसे कि कोलंबो पोर्ट है, ठीक उसी प्रकार से ग्रेट निकोबार पोर्ट बनेगा। अब इस पोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल उसको कहते हैं। जब आप उसको सर्च करेंगे तो ये पता चल जाएगा। मैं सिर्फ आपको बताते जा रहा हूं आपके रेफरेंस में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स किसको कहते हैं? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये है कि चाइना ने बंगाल की खाड़ी से होते हुए इधर पाकिस्तान के बॉर्डर तक हमें हर तरफ से घेर रखा है, समुद्री इलाके में भी और जमीनी इलाके में भी। और इसीलिए वो वहां पर उनकी उनके बेसिस हैं, उनकी ताकत है, उनके पोर्ट्स हैं। समुद्री इलाके में पोर्ट्स हैं और जमीनी इलाके में उन्होंने रोड बना दिए हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिए हैं। पाकिस्तान का जो पूरा इलाका है उस इलाके में जो जो चाइना से लग रहा है उसमें, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान के सटे हुए पूरे इलाके में, वहां पे उन्होंने रखा हुआ है। तो पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसको कहते हैं कि डायमंड का एक प्रकार से उन्होंने हार बना लिया है। यहां से लेके दोनों तरफ से समुद्री इलाके में भी भारत को घेर रहा है और जमीनी इलाकों में भी भारत को घेर रहा है। और इधर पूरे पूर्वी बंगाल से लेकर के और धीरे धीरे साउथ सीधे चले जाइए, केरल और कर्नाटका और इधर फिर वेस्ट कोस्ट में भी उन्होंने अपने टेंटिकल्स फैलाए हुए हैं। अब इधर से पूरा निकल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक, जो ईरान ईरान तक पहुंचता है। तो अरब की खाड़ी है, प्रशांत महासागर है, इस सब में उन्होंने अपने बेस बनाए हुए हैं। अब उसका एक जगह है बहुत महत्वपूर्ण, वो है निकोबार। क्योंकि अभी जो चाइना अपने पोर्ट का यूज करता है, अपने जहाज का यूज करता है, ट्रेड का जो यूज करता है समुद्री मार्ग से वेस्ट एशिया के अन्य देशों से होते हुए, जैसे ईरान हो गया, मिडल ईस्ट से जो जहाज उनका चलता है, तो वो इधर से होकर के जाता है समुद्री मार्ग से और वो फिर कोलंबो पोर्ट पर विराम करता है। उनकी नजर भी ये अंडमान निकोबार, ये पूरा जो स्ट्रेच है, और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है मित्रों, ये अंडमान निकोबार पूरा जो द्वीप समूह है वो इक्वेटर पर मौजूद है। इक्वेटर का सिग्निफिकेंस आपको मालूम है। इक्वेटर एक ऐसा जगह होता है जिसमें सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है और वहां पर वो बार 2 बजे से 3 बजे के बीच में, सुबह से लेके 2-3 बजे के बीच में पानी वहां वाष्प बनता है और फिर बारिश वहां उस इक्वेटर पर जो जगह है उस पर बारिश अधिक मात्रा में होती है। और इसीलिए ये पूरा इलाका जो है अंडमान निकोबार का वो लश ग्रीन है। लेकिन सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से ये पूरा इलाका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का अपना द्वीप समूह है, यूनियन टेरिटरी है वो अंडमान निकोबार। तो निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड करने के लिए वहां भारत सरकार एक बड़ा पोर्ट बनाना चाहती है और पूरे निकोबार द्वीप समूह को बिल्ड करना चाहती है। तो प्राथमिक जो अभी लागत है वो 80,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप होनी है। इसी को लेकर के, और अभी तक ये अवार्ड नहीं हुआ है, इसी को लेकर के श्रीमान राहुल गांधी जी कह रहे हैं
कि ये प्रोजेक्ट अडानी को जाने वाला है या मोदी जी ने अडानी को दे दिया। हालांकि अभी तक प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ नहीं है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां लार्सन एंड टोब्रो से लेकर के सरकार की भी बहुत सारी कंपनियां जो नवरत्न कंपनियां हैं वो भी बिड कर रही हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो देखना है कि ये बिड के बाद ये प्रोजेक्ट मिलता किसको है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इसे उठा करके मोदी जी अपने मित्र अडानी को देने वाले हैं। खैर, सामरिक महत्व तो आप समझ गए। अभी तक अगर निकोबार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट नहीं बना तो किसने रोका है? ध्यान रखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार रही है, तब अडानी का पोर्ट, केरल का पोर्ट शुरू हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की वहां पर कोई सरकार नहीं है। केरल का जो पोर्ट का निर्माण हुआ है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने मदद की है अदानी को। अब ये हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी इस तरह की भाषा आम जनों को ठीक से बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, और आम जन सिर्फ इस नैरेटिव में चले जाते हैं कि मोदी और अदानी की दोस्ती है, इसलिए अदानी को सारे पोर्ट्स मिलते जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये पोर्ट्स आज शुरू नहीं हुए हैं। एक पोर्ट्स को बनने में सालों लगते हैं, और उस दौरान बहुत सारे पोर्ट्स मिले हैं अदानी को जिस दौरान यूपीए की सरकार रही है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी अदानी को मोदी से जोड़ने का कुत्सित प्रयास करते रहते हैं। कोई बात नहीं है, वो अपोजिशन के नेता हैं, उनको करना चाहिए। अब आता है 7 अगस्त 2008, और तब आपको लगेगा कि गांधी परिवार की पूरी स्क्रूटनी होनी चाहिए। अभी 2025 में एक आर्टिकल लिखती हैं, वो भी टाइमलाइन याद रखिएगा। 2025 में सोनिया गांधी अखबार में एक आर्टिकल लिखती हैं इसी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को लेकर के। आर्टिकल आ जाता है। अब सोनिया गांधी भारत के कॉमन मैन के लिए नेता हैं, राहुल गांधी भारत के कॉमन मैन के लिए नेता हैं, या किसके बिहाफ पे काम कर रही है सोनिया और किसके बिहाफ पे राहुल काम कर रहे हैं? आज उसका टाइमलाइन समझिए। 2025 में आर्टिकल लिखती है इसी निकोबार द्वीप समूह के लिए। अब 7 अगस्त 2008 की असली कहानी बताते हैं। ओलंपिक आयोजन हुआ है चाइना में। आयोजन को ओलंपिक के इनॉग्रेशन में आमंत्रित हैं सोनिया गांधी बतौर प्राइवेट हस्ती। वो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, सांसद है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, उनके दोनों बच्चे, मतलब प्रियंका और रॉबर्ट के दोनों बच्चे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये सभी कमर्शियल फ्लाइट से, कोई चार्टर फ्लाइट से नहीं जाते हैं। चाइना की जो एयर चाइना फ्लाइट है उससे वो चाइना पहुंचते हैं, और वहां पर उनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेता रिसीव करते हैं। ओलंपिक का उद्घाटन होता है। वो जो वीवीआईपी की जो श्रेणी है उसमें सोनिया गांधी मौजूद नहीं होती हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो गेस्ट हैं उनका जो ख्याल रखने वाला जो पूरा स्टेडियम में जो जगह बनी हुई है वहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, उनके दोनों बच्चे वहां पर मौजूद होते हैं। खैर, ये तो होती है कि ओलंपिक के इनॉग्रेशन में ओलंपिक देखने के लिए आमंत्रित किया है, वो गए हैं। मामला यहां नहीं रुका। 2 दिन का ट्रिप था। दूसरे दिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मुलाकात होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, माफ कीजिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वाइस प्रेसिडेंट और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर जी झांगो से। अब जी से जो मुलाकात हो रही है तो जी से मुलाकात में एक दिन पहले मुलाकात होती है। दूसरे दिन, और वही उनका ख्याल भी रख रहे हैं, दूसरे दिन सोनिया गांधी की पहले मुलाकात होती है, फिर राहुल गांधी की मुलाकात, और फिर सोनिया और राहुल गांधी के प्रेजेंस में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस दोनों के बीच में एक एमओयू साइन होता है। साइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि अपराध कर दिया उन्होंने, लेकिन अपराध कैसे हुआ है और कितना गंभीर अपराध है आज उसको पूरे देश को जानना चाहिए। आप में से बहुत सारे
दर्शक सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की स्टोरी आपने सुनी होगी, लेकिन डिटेल में बताता हूं आपको। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक एमओयू साइन होता है। एमओयू में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे एक देश दूसरे देश के साथ, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ वैदेशिक नीति, देश की नीति, पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पे सूचनाओं का आदान प्रदान करेगी, एक दूसरे से सीखेगी। ये एग्रीमेंट होता है। सोनिया गांधी की प्रेजेंस में कांग्रेस पार्टी के तरफ से राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से जी साइन करते हैं। और उस वक्त वो फ्रेम में थे कि हो सकता है कि वो चाइना के आने वाले दिनों में राष्ट्रपति बन जाए 2012 में। हालांकि वो नहीं बन पाए, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो वाइस प्रेसिडेंट और राहुल गांधी के बीच में ये सिग्नेचर होता है, साइन होता है। और उसके कुछ ही दिनों के बाद पहले 10 लाख, फिर 50 लाख और फिर कुछ करोड़ रुपया, टोटल लगभग 3-3.5 करोड़ रुपया। अब कितना एग्जैक्ट आंकड़ा है, भारत सरकार ने रिलीज किया है उसका। इतने करोड़ रुपये, लगभग 3-3.25 करोड़ रुपये राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना सरकार के तरफ से डोनेशन आता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसमें इंस्ट्रूमेंटल होती है, डोनेशन आता है। किसमें? राजीव गांधी फाउंडेशन, एक प्राइवेट बॉडी में। और उसके बाद इस सब तरह के जो प्रोजेक्ट्स जो कि टेक ऑफ होने वाले थे यूपीए के दौर में, रुक जाते हैं, विराम लग जाता है। इतना ही नहीं, कई सारे पावर प्रोजेक्ट्स, कई सारे पोर्ट जो स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, उस सब पर कहीं ना कहीं बादल मंडराने लगते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय ग्लोबलिस्ट जो लॉबी है, ग्लोबल लॉबी है, वो बहुत पिवटल रोल प्ले कर रही है। उसमें ब्रिटेन भी है, उसमें यूरोप के भी कुछ देश हैं और उनके बहुत सारे मंत्री, लीडर्स, ये सब रोल प्ले कर रहे हैं। किसके माध्यम से? भारत में स्थापित एनजीओ और एनजीओ के द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट, टेलीविजन के, प्रिंट के, उनको ये पूरी स्टोरी ब्रीफ होती है। और फिर ट्राइबल को सताने के नाम पर, ट्राइबल को परेशान करने के नाम पर, ट्राइबल के खिलाफ करने के नाम पर ये पूरा स्टोरी प्लांट होता है, पूरी कहानी चलती है और वो धारा प्रवाह चलती है। सरकार, यूपीए की सरकार तो खैर कुछ करती ही नहीं है। जब मोदी की सरकार आती है, वो इस दिशा में कुछ करना चाहती है, तो लगातार ये जो बैटरी है, जो डिफरेंट इंटरनेशनल लॉबी के द्वारा फंडेड है, ब्रिटेन है, स्वीडन है, अमेरिका है, हंगेरियन है, हंगेरियन जो जॉर्ज सोरोस हैं, वो एक्चुअली हंगरी के रहने वाले हैं, जो अमेरिकन है, हो गए हैं बिजनेसमैन। तो हंगेरियन है, बहुत सारे, ऑस्ट्रिया है, ये सारे एनजीओ एक साथ मिलकर के फंडिंग शुरू करता है और भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट, वो सब बैंड वैगन बना करके इन सारे प्रोजेक्ट पर एक के बाद एक राइट अप शुरू कर देते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं। ये खेल चलता है। अब आप बताइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, और खाली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ से नहीं हुआ है उनका एमओयू, अफ्रीकन पार्टी से भी हुई। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस करके एक पार्टी है, उससे भी हुई कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया का कोलैबोरेशन। अफ्रीका के एक पॉलिटिकल पार्टी से भी हुआ, एमओयू साइन हुआ, और चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से एमओयू साइन किया। आप कल्पना कीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इंडिपेंडेंटली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जाकर के कोई एमओयू साइन करती है, तो ये बैटरी क्या नंगा नाच करेगी या नहीं करेगी? आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी भारत को डोनाल्ड ट्रंप के हाथों बेच रहे हैं। बहुत हद तक उनके आरोप में जो मोदी जो स्ट्रैटेजी बना करके निकलना चाहते हैं,
सिर्फ ये कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें एक खूंखार की तरह, एक दादा की तरह डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहा है, उससे निपटा कैसे जाए उसकी स्ट्रेटजी अगर भारत सरकार बना रही है तो सिर्फ इसके लिए कि थोड़ा अगर बैकफुट पर आकर के कुछ स्ट्रेटजी बना रही है, तो उसके लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये भारत को बेच रहे हैं। लेकिन आप एक प्राइवेट व्यक्ति के हैसियत से जियो पॉलिटिकल वैदेशिक नीति पर कोई एमओयू साइन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये तो हम एक दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में आदान प्रदान कर रही है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं आप सुनिए। उस दौरान सीखे क्या? एक तो राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसा आया सो आया। जो ट्रेड डेफिसिट है भारत और चाइना के बीच में, वो मल्टी बिलियन डॉलर चला गया। मल्टी बिलियन क्यों चला गया? क्योंकि भारत अभी वहां से रॉ आता है, हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, लेकिन तब भारत यहां से रॉ मटेरियल भेजता था चाइना, और फिर चाइना उस रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट बनाता था, पूरी दुनिया में बेचता था, भारत को भी बेचता था। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भारत को कम पड़ता था और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग जाहिर है ज्यादा होगी। तो वो लगातार अपने ट्रेड को आगे बढ़ा रहा था इन फेवर ऑफ देम, उनको फायदा हो रहा था। लेकिन भारत जो एक्सपोर्ट भी करता था उस पर भी भारत को नुकसान ही हो रहा था। लगभग 39 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड डेफिसिट हो गया चाइना के साथ, जो पहले कम था। इसी एग्रीमेंट के बाद ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। अब ये पूरे आंकड़े जांच का विषय है, हो सकता है कि मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन डेफिसिट हुआ है, इसकी जांच पड़ताल जरूर की जानी चाहिए। कितना हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो जांच का विषय है। मतलब हम चाइना के साथ एग्रीमेंट करते हैं सरकार के टर्म पे, भारत सरकार सब कुछ एक प्रकार से चाइना के सामने बिछा देती है और फिर डोकलाम भी होता है, गलबान भी होता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी कोई सूचनाएं आदान प्रदान कर रही थी? क्या कर रही थी? एमओयू का क्या तात्पर्य है? बाद में जब एफसीआरए के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस कैंसिल किया गया क्योंकि विदेशी फंडिंग हो रही थी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने करोड़ों रुपए दिया, 118 करोड़ तो कह रहे हैं वो। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, पता नहीं कितने फाउंडेशन का, ओपन सोसाइटी का, कितने फाउंडेशन का इनको पैसा मिला है। अब सवाल उठता है मित्रों कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस देश के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए काम कर रहे हैं? ये गंभीर सवाल है, बेहद गंभीर सवाल है। और आपके सामने मैं ये सवाल इसलिए रख रहा हूं कि अगर फर्ज कीजिए भारतीय जनता पार्टी का, अभी राम माधव गए हैं, उनकी बड़ी आलोचना हो रही है, अमेरिका में जाकर के उलूल जुलूल बयान दिया है, उलूल जुलूल। और दुर्भाग्य की बात यह है कि संघ के जो दूसरे सेकंड इन कमान हैं, एक कार्यक्रम में वो भी मौजूद थे। तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। राम माधव जैसे बेवकूफ लोग अगर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे दुनिया में तो यही हालत होगी और मोदी को ही बदनाम करेंगे। राम माधव ने जो अभी खिल्ली उड़ाई है भारत की, वो अक्षम्य है। उन्होंने कहा, असत्य बोला जाकर, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वैसे वैसे हमने किया। ऐसा नहीं है वैसे वैसे किया, वैसा वैसा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था मोदी को मिलने के लिए, मोदी नहीं मिले। कहां कहां बुलाया था? अमेरिका बुलाया, जब कनाडा से मोदी लौट रहे थे, नहीं गए। शर्म अल शेख बुलाया मिस्र में, नहीं गए। कोलालमपुर बुलाया, नहीं गए। फिर राम माधव कैसे कह सकते हैं कि जैसा जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहता गया मोदी वैसा वैसा करते गए? ये तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल असत्य है, झूठ है, बिल्कुल असत्य है। लेकिन आप वहां पर सार्वजनिक एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं और वहां पर दत्तात्रेय होस बोले भी मौजूद हैं। मैं हैरान हूं। तो इस तरह के लोग जग हसाई कराते हैं। अब मोदी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, श्रीमान राम माधव जी का। राम माधव जी एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो संदेह के घेरे में हैं। वो किसके लिए काम करते हैं, किसका काम करते हैं, कोई डीप स्टेट से उनका कोई रिश्ता तो नहीं है, आकलन होना चाहिए। खैर, वो विषय भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि
सवाल अगर बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर किसी के ऊपर उठना चाहिए तो उठाने में क्यूबाइब नेटवर्क जरा सी भी संकोच नहीं करेगी, पूरे दम के साथ करेगी। राष्ट्र सबसे पहले है, देश पहले है हमारे लिए। आप देश की कीमत पर जाकर के एमओयू कर रहे हैं, ना तो आप पार्टी का भला कर रहे हैं, क्या आप घर का भला करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं? आपकी सत्ता है तो सारे लोग चले गए ओलंपिक देखने के लिए, बच्चों सहित चले गए। बीजेपी के भी नेता जाते होंगे, करिए आलोचना, भरपूर आलोचना करिए उनकी। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनकी आलोचना कीजिए, जमकर कीजिए आलोचना, मैं भी करूंगा उनके आपके साथ। लेकिन आपने किया क्या 7-8 अगस्त को 2008 में? आपने एमओयू साइन कीजिए किया, और अगर ये एमओयू कोई और पार्टी साइन करती है, आप क्या कहेंगे? देश बेच दिया? इसके अलावा आपके पास क्या नैरेटिव होगा? तो क्या सोनिया और राहुल देश बेच रहे हैं? क्या निकोबार प्रोजेक्ट को फिर से रोकने की साजिश चल रही है ताकि चाइना को फायदा पहुंचाया जाए या अन्य देशों को फायदा पहुंचाया जाए, अमेरिकी डीप स्टेट को फायदा पहुंचाया जाए? शिगुफा छोड़ दिया गया है कि निकोबार, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अडानी को दिया जाएगा। सवाल अडानी को जाए या किसी को भी जाए, आप उसके बिडिंग पर सवाल कीजिए। ये कीजिए सवाल कि हाँ, सारी बिडिंग अडानी को ही क्यों जा रही है? कीजिए सवाल। क्या सरकार को सारी बिडिंग अडानी को दे देनी चाहिए? कीजिए सवाल, होना चाहिए। ये एक पर्टिनेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, आप पूछिए। लेकिन आप तो एजेंडे के तहत सवाल पूछ रहे हैं। आपके एजेंडे में चाइना है, और उसके बाद जो टाइमलाइन हो रहा है, गलवान का हो या डोकलाम का हो, ये टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। अब ये सारी परिस्थिति आपके सामने है। सच्चाई क्या है ये भारत सरकार बेहतर जानती होंगी, राहुल और सोनिया भी जानते होंगे। लेकिन आर्टिकल लिखना, फिर राहुल का अनायास ही निकोबार आइलैंड पहुंच जाना और वीडियो देना और ट्राइबल के साथ घूमना, ये ट्राइबल के हित के लिए नहीं है। निशाना कहीं और है, निगाहें कहीं और है। तो श्रीमान राहुल गांधी जी, ये देश बेवकूफ नहीं है। आप और आपकी माताजी क्या कर रही हैं देश के लिए, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपने आरटीआई लाया, हम उसकी तारीफ करते हैं। आपने फूड फॉर सिक्योरिटी लाया, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन वो आप लाए, नहीं लाए, वो आपके आप पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, जो देशभक्त हैं उस कांग्रेस पार्टी में, वो सब लेकर के आए होंगे। हो सकता है मनमोहन सिंह लाए होंगे। लेकिन आप दोनों के ऊपर संदेह गहरा होता जा रहा है, और इसे संतुष्ट करना आप दोनों की जिम्मेदारी है। फैक्ट आपके सामने है। क्यों किया एमओयू, देश को बताइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।